आज मैं कवर करने जा रहा हूँ एग्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 04। एग्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 04 जो है वो एग्जेक्टिव के कुछ छोटे छोटे रूल से मिलके बना हुआ है और इसके अंदर तकरीबन 11 रूल मैं पढ़ाने वाला हूँ और ये 11 रूल ऐसे हैं जिन पे बेस्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। रूल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे रूल नंबर 01। मैं आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो इसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था जब मैं लेक्चर नंबर 02 पढ़ा रहा था कि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो कंपेयर करते वक्त 4 केसेस बनते हैं। एक केस ये बनता है जब हम बात बोलते हैं नो कंपैरिजन। एक तो आपका ये केस बनता है, ये केस नंबर 1 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 जो होता है वो होता है आपका इक्वल कंपैरिजन, और अगर मैं इसी के साथ बोलूं 3 तो ये आपका ग्रेटर देन या फिर लेस देन कंपैरिजन होता है। और चौथा जो कंपैरिजन होता है वो 1 वर्सेस ऑल होता है, 1 वर्सेस ऑल कंपैरिजन होता है। 4 कंपैरिजन होता है। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैंने और आपको बताई थी और वो बात हमारी क्या थी? वो बात हमारी ये थी कि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो इसके 2 केस बनते हैं। केस 01 हमने बताया था कि हो सकता है कि आपके पास 2 नाउन हो, नाउन N1 हो, नाउन N2 हो और यहां पे एग्जेक्टिव आपका एक हो, तो नाउन 1 का भी एग्जेक्टिव सेम हो, नाउन 2 का भी एग्जेक्टिव सेम हो, लेकिन कंपेयर हम नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में कर रहे होते हैं। और केस नंबर 02 अगर आपको याद होगा तो अपन लोगों ने पढ़ा था केस नंबर 02। केस नंबर 02 में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था भाई ऐसा हो सकता है कि आपका नाउन एक ही होगा लेकिन इसकी 2 क्वालिटी हो सकती है, Q1 और Q2, और इसके बीच में हम कंपेयर कर रहे होते हैं। इन चारों में से कोई केस कंपेयर कर सकते हैं। अब इनके डिटेल में चलने का समय आ गया है। अब इसके साथ आपने एक जो छोटी सी बात पढ़ी थी वो ये भी पढ़ी थी कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं नो कंपैरिजन का केस तो इसमें आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसमें किस तरीके का एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जब हम नो कंपैरिजन इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मतलब है कि इस वक्त हम पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूं तो कुछ इसका एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो, इसका एग्जांपल ऐसे रख सकते हो कि ही इज ए गुड बॉय। यहां पे जो गुड है ये क्या है? ये है आपका एग्जेक्टिव। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां पे जो ऑनेस्ट है ये क्या है? ये है आपका एग्जेक्टिव। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ध्यान से देखोगे तो यहां पे हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा लड़का है, कोई ईमानदार आदमी है। जब बात करते हैं कि हम दूसरे वाले केस की तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें भी हम पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसके लिए एज का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव डिग्री को शॉर्ट फॉर्म में हम PD लिख देते हैं और उसके बाद हम अगर बात करें तो सो पॉजिटिव डिग्री और एज का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि एज कब इस्तेमाल करते हैं और सो एज कब हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बोलूं कि ही इज एज गुड एज राम, वो उतना अच्छा है जितना कि राम अच्छा है, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री ये लिखा हुआ है गुड और साथ में एज यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ही इज नॉट सो गुड एज राम, वो उतना अच्छा नहीं है जितना राम अच्छा है। तो हमने सो और एज के बीच में क्या रखा? पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव रखा। अब इसमें हम बराबर की बात कर रहे हैं, या तो बराबर अच्छा है या तो बराबर अच्छा नहीं है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बात करूं थर्ड केस की तो थर्ड केस में मैं क्या लिख सकता हूं? थर्ड केस में मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि ही इज बेटर देन राम। अब यहां पे देखोगे तो ER और देन का कॉम्बिनेशन लिया है। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि जब आप बात करोगे ग्रेटर देन लेस की तब ER और देन का इस्तेमाल करोगे साथ में, या फिर दूसरा इसका अल्टरनेटिव होता है जिसमें आप मोर और देन का इस्तेमाल करते हो, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल करते हो। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब जब 1 वर्सेस
ऑल करते हो तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, ही इज द बेस्ट वन, ही इज द बेस्ट वन, ही इज द बेस्ट वन। समझ में आई बात? अब यहां पे क्या काम कर रहे हो, आप बता रहे कि वो सबसे अच्छा है। अब यहाँ पे बेस्ट आपने सुपरलेटिव डिग्री लिखा है, तो एक तो फॉर्म बदलते हो, आपको पता है कि कुछ चीज़ों के जो है तीन के तीनों फॉर्म अलग होते हैं। तो इसमें आपको बात ये रखनी थी कि आप EST लगा के बनाते हो और आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो इसके पहले, या कई बार जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो, आप मोस्ट के साथ बनाते हो, आर्टिकल द उस केस में भी रखते हो और इसके साथ आप आर्टिकल द रखते हो। तो ये बातें रहती सुपरलेटिव डिग्री बढ़ाते वक्त। ये तो रही जनरल बात जो हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा था, थोड़ा सा एलेबोरेशन है विथ एग्जांपल के थ्रू। अब आपको ये देखना है कि केस नंबर 01, केस नंबर 02 में इनके एप्लीकेशंस कैसे कैसे होते हैं, मतलब सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं और फिर उसके बाद इसमें किस किस तरीके के क्रिटिकल सिचुएशन बनते हैं। तो हम 1 बाई 1 करके चलेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए कि एज, पॉजिटिव डिग्री एज। अब आपको ये समझना है कि हम कब इस्तेमाल करते हैं एज और एज का। यहां पे हम जनरल डिस्कशन नहीं करेंगे जब नो कंपैरिजन का केस है, वो तो आप जनरल है कि किसी के साथ भी एग्जेक्टिव लगा के आप लगा सकते हैं। तो ये वाला जो केस होता है इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। जो ये रूल पढ़ रहे हैं इस रूल के अंतर्गत हम 2, 3 और 4 पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूल 2, 3 और 4, जो ये हमने 4 बनाया है कि 4 केसेस हैं, तो 2, 3, 4 पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसा होता है कि हम एज, पॉजिटिव डिग्री और एज के बीच में रखते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या कर रहे हैं हम, सेम एग्जेक्टिव हो दो नाउन की, मतलब N1 नाउन हो और N2 नाउन हो और उसकी जो क्वालिटी हो एक क्वालिटी हो, N1 की भी यही हो, N2 की भी यही हो, लेकिन हम कंपैरिजन अब किसके बीच में कर रहे हैं, N1 और N2 के बीच में कर रहे हैं। और ये हम N1 बराबर है N2 के साथ या N1 बराबर नहीं है N2 के साथ, ये वाला केस हम कर रहे हैं। तो इस केस में बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपको एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव डालना होता है, फिर सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। ये जो होता है ये आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हो एज। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं सो एज की, तो सो एज हमेशा आप नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो, सो एज नेगेटिव। अब कंफ्यूजन कहां पे आती है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कई बार आप देखोगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो वाला स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में दे देगा। क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में दे देगा। तो देखो एज का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में तो कर लेते हो, लेकिन सो एज का इस्तेमाल आप अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया जाता है वो यहीं से बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल है, योगेश इज एज ब्रिलियंट एज अनुराग, ये सेंटेंस सही है। मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, योगेश इज नॉट एज ब्रिलियंट एज अनुराग। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहां पे एक बात देखोगे कि योगेश एक नाउन है, अनुराग दूसरे नाउन है, दोनों लोग ब्रिलियंट है, दोनों लोगों की एक क्वालिटी है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि N1 और N2 की जो क्वालिटी वो बराबर है, जितना योगेश ब्रिलियंट है उतने अनुराग ब्रिलियंट है। अब दूसरा वाले सेंटेंस में देखोगे दोनों के पास सेम क्वालिटी है लेकिन दोनों बराबर ब्रिलियंट नहीं है, तो हम इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं ये सेंटेंस लिखता हूं, अवगत इज नॉट सो टॉल एज प्रिंस, तो हम यहां पे बता रहे हैं कि अवगत प्रिंस के इतना लंबा नहीं है। अब प्रिंस भी लंबा है, अवगत भी लंबा है, क्वालिटी तो एक ही है, लेकिन इनके आपस में बीच में बात हो रही, लेकिन किस तरीके का, नॉट के केस में। तो नॉट के केस में आपने क्या किया, सो का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इस सेंटेंस को ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं, अवगत इज नॉट एज अवगत इज सो टॉल एज प्रिंस। समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या हो गया कि हम अवगत और हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंस की बात कर रहे हैं। अवगत और प्रिंस दोनों लंबे हैं, लेकिन हमने सो एज लगा के बना दिया है। तो जब हम सो एज लगा के बनाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो एक ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि क्या याद रखना होता है, पूरी कहानी सुनने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो याद रखना होता है कि आप सो एज का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में
नहीं करोगे। बस इतनी ही बात याद रखनी होती है और एग्जामिनेशन में इतना ही बात चेक करना होता है कि अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि सो एज का इस्तेमाल करके आपका सेंटेंस फ्रेम कर दिया गया है। सो एज का इस्तेमाल करके सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसके बाद बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करने का 2 मेथड होता है। एक तो पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगा दो, फिर उसके बाद देन लगाना होता है। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके से है। कृष्णा इज वाइजर देन गौरव, पल्लवी इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। अब देखो पहला स्ट्रक्चर है कि ER प्लस देन लगा के बनाया गया है। अब यहाँ पे कृष्णा को बेहतर बताया जा रहा है गौरव से। अब देखो नाउन 1 ये है, नाउन 2 ये है और क्वालिटी 1 है। बात समझ रहे हो। नाउन 1 देखो कृष्णा भी वाइज है, गौरव भी वाइज है, तो क्वालिटी क्या है, वाइज होने की। कृष्णा ज्यादा जो है वाइज है गौरव से, तो ग्रेटर देन की बात हो रही है। पल्लवी इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया, पल्लवी भी जो है ब्यूटीफुल है, इसकी भी एक क्वालिटी है। और जब मैं बात करता हूं तो प्रिया की भी एक क्वालिटी है, लेकिन पल्लवी प्रिया से ज्यादा है, तो N1 की क्वालिटी N2 से बेहतर है। तो केस 1 चल रहा है कि जब नाउन 2 अलग हो, क्वालिटी उनकी सेम हो, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हो। जब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है 1 वर्सेस ऑल, और ऐसे केस में जब आप बनाते हो द प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ EST लगाते हो, या फिर दूसरा तरीका होता है द प्लस मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री। ये स्ट्रक्चर आप बनाते हो। जैसे शिवा इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्क्वाड, शिवा जो है वो बेस्ट प्लेयर है। तो प्लेयर होना, देखो बात समझ रहे हो ना, जो प्लेयर होना, प्लेयर शिवा इज द बेस्ट प्लेयर, सब लोग अच्छे हैं लेकिन शिवा सबसे अच्छा है। जो लोग खेल करते हैं, जो स्क्वाड में लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो सब अच्छा खेलते हैं, लेकिन शिवा सबसे अच्छा खेलता है। तो 1 वर्सेस ऑल है। तो जब 1 वर्सेस ऑल होता है तो एक बात ध्यान रखना होता है कि आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। एक चीज आपको यहां पे और याद रखनी पड़ेगी कि अगर ये नहीं हो तो साथ में अगर पॉजेसिव एग्जेक्टिव दिया हो, पॉजेसिव एग्जेक्टिव दिया हो तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव भी लेते हो। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले या तो आपका आर्टिकल आता है या तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा आता है या फिर पॉजेसिव एग्जेक्टिव आता है। अब मैं बात जैसे यहाँ पॉजेसिव एग्जेक्टिव की बात करूँ तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा यार बात समझ में आ जाना चाहिए कि माई होता है हमारा, हिज होता है हमारा, हर होता है हमारा, इट्स होता है हमारा, डियर होता है हमारा। ये सब क्या है, ये सब पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। ये तो यार पढ़ा के आए हैं ना, अब इतना दोबारा यहाँ रटवाना तो नहीं पड़ेगा ना, याद तो रहेगा ना। तो अगर मैं बात करूं कि शुरुआत से लेके अभी 2 पेजेस तक आपने पॉइंटर के फॉर्म में क्या सीखा। एक पॉइंटर के फॉर्म में ये सीखा कि हम सो एज का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा आर्टिकल दे का इस्तेमाल करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम ER लगाए या मोर लगाए, लेकिन देन का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम, कंपैरेटिव डिग्री के साथ एक ये पहचान है, देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगाना इंपॉर्टेंट है। तो 3 के तीनों, रूल नंबर 1 में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बात आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर पंगा है। तो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा, और 3 बातें ध्यान रखेंगे तो आपकी बातें पूरी की पूरी सारी की सारी सही हो जाएगी। अब देखो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मैं सारा का सारा जो कोर्स है वो पॉइंटर के फॉर्म में लेके आया हूँ और पॉइंटर के फॉर्म में ही चलना है। अब यहाँ पे जो बात आपने समझी, मतलब यहाँ पे जो बात आपने समझी वो समझा क्या कि जब आपको इक्वल कंपैरिजन करना होता है तब आप क्या काम करते हो, तब आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। जब ग्रेटर देन लेस का डिस्कशन करना होता है तब आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। जब 1 वर्सेस ऑल डिस्कशन करना होता है तब आप क्या काम करते हो, तब आप काम करते हो, तब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। तो मान लो हमने बोला कि आपको बेस्ट बताना है, आपको बेस्ट बताना है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 ही लोग हो, अगर यहाँ पे 2 ही लोग हो तो 2 लोगों के लिए हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 लोगों के लिए हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, 2 लोगों के लिए आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। जैसे हम ये बोले कि 2 ही लोग प्रेजेंट है, 2 लोगों में से मान लो हम बोले रानू एंड दूसरा नेम हमने रख दिया टानू। अब नाम है कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है, रानू टानू कुछ भी नाम रख दिया आपने। 2 लोग हैं, 2 में बोलो कि दोनों में से रानू अच्छी है। हम देखो रानू को अच्छा बताना है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं बोलने के लिए। आप ये बोल सकते हो कि रानू इज बेटर देन टानू, रानू इज बेटर देन टानू। इसका एक और तरीका है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं भी बोलूं कि दोनों में से रानू बेहतर है या दोनों में से रानू बेस्ट है, दोनों में से रानू बेस्ट है, मतलब आपको सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में अगर इसे बनाना हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। जैसे
आप द लगा के ER लगा सकते हो, उस वक्त देन रिमूव कर देते हो। मतलब आपको क्या काम करना है कि जैसे आपको ये पता है कि अगर आपकी बेस्ट की फीलिंग देनी हो तो बेस्ट के पहले आप आर्टिकल द लगाते हो, लेकिन अगर दो में से ही अगर आपको चूज करना है और बेस्ट बताने की बात करना है तो ऐसे केस में आप क्या काम करते हो, आर्टिकल द लगाते हो और देन यहां से रिमूव कर देते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, द बेटर। जैसे एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए, हर्ष इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। दो हैं, दो में से हर्ष ज्यादा बेहतर है। दो हैं, दो में से हर्ष ज्यादा बेहतर है। अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि हर्ष का कोई भाई है, मान लो सोनू हर्ष का भाई है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ये सेंटेंस फ्रेम करना चाहें, हर्ष इज बेटर देन सोनू। लेकिन अगर हम हर्ष और सोनू दोनों को मेंशन ना करना चाहे, हम बताना चाहे कि दो भाई हैं, दो भाई में से हर्ष बेहतर है, दो भाई में से हर्ष बेहतर है, हम आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि दो भाई हैं, दो में से हर्ष बेस्ट है, तो हर्ष इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होता है कि आप दो के लिए जब इस्तेमाल करते हो और सुपरलेटिव डिग्री वाली फीलिंग देना होता है, तब आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हो और ER लगा के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। और अगर यही चीज है, यही अगर नंबर में मैं मान लो कि अगर नंबर मैं थोड़ा बढ़ा दूं, जैसे 2 की बात हुई, अब 2 के बाद अगर मैं ये संख्या 3 कर दूं, संख्या अगर 3 कर दूं, अब मैंने मान लो रोनू ले लिया, हमने टोनू ले लिया और हमने सोनू ले लिया, हमने 3 ले लिया। तो अब अगर संख्या हमने बता दी और हम ये बताने की कोशिश करूं कि तीनों में से रोनू जो है वो सबसे अच्छा है, तो ऐसे केसेस में जब आपको सुप्रीम बताना होता है तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। तो वही बात है पॉइंट नंबर 02, इफ वन इज चूजन आउट ऑफ मेनी, तब ऐसे केस में आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। तो जैसे जय इज द बेस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें से जय सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, हम सुप्रीम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कैसे बताते हैं, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं और साथ में आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही संख्या 2 हो जाए, अगर यही संख्या 2 हो जाए तो आप आर्टिकल द तो लगाओगे, बेस्ट की जगह आप क्या लिखोगे, बेटर। जय इज द बेटर ऑफ 2 टीचर्स। जब यहां 2 संख्या अगर मेंशन हो जाए तो आप ऐसे केस में फिर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं करोगे, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करोगे, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का इस्तेमाल करोगे और साथ में आर्टिकल द यूज करोगे। तो जो इसमें कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि आर्टिकल द का इस्तेमाल आप ER के साथ कभी नहीं करते हो। तो एक ये केस है पॉइंट नंबर 1, ये वाला तो जनरल केस है, ये वाला केस है जो आपको याद रखना है कि आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, अगर आपको ये बताना हो कि 2 में से ये बेस्ट है, 2 में से ये सुप्रीम है, ये वाली फीलिंग देने के लिए आप बेटर के साथ आप ER के साथ भी आर्टिकल द लगाते हो। तो लेकिन जब आपको ध्यान रखना है कि ER के साथ जब आर्टिकल द लगाते हो तो बाद वाला जो देन होता है ना, वो आप रिमूव कर देते हो। क्या कर देते हो, वो आप रिमूव कर देते हो। आगे चल के पढ़ोगे कि इसमें जो आप देन लगाते हो ना, ये कंजंक्शन होता है। ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन के चैप्टर में चढ़ के हम बताएंगे कि देन क्यों लगाया गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 03, इफ वन इज कंपेयर्ड विथ ऑल अदर ऑफ द सेम वैरायटी। जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हो तो आपको ये समझना होता है कि एक केस ऐसा आता है, जैसे मैं एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा। इफ वन इज कंपेयर्ड विथ ऑल अदर ऑफ द सेम वैरायटी, जैसे एग्जांपल देखो, ऑस्मियम इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल फाउंड इन द अर्थ। तो इसमें देखो एक पंगा है, ये क्वेश्चन का जो क्रिटिकल कंडीशन है, कंपैरेटिव डिग्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपका यही आता है। कंपैरेटिव डिग्री का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो यही है, पॉइंट नंबर 03, जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा पूछा जाता है। अब होता क्या है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो तो आप 2 कैटेगरी बांधते हो, कैटेगरी 1, ठीक है, इसका कंपेयर करते हो कैटेगरी 2 से। क्या करते हो, कैटेगरी 2 से। तो कई बार क्या होता है कि जो इधर वाला बंदा है, जैसे मैंने ये दोनों फिगर अलग अलग बनाए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो है ना, ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों अलग अलग वैरायटी के। कई बार क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते वक्त सेम वैरायटी लेते हैं। सेम वैरायटी लेने का मतलब है, आप समझिए, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो ये लिया मैंने, फिर कंपेयर कर रहे हैं इससे। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसमें देखिए, जैसे मैंने लिखा ओस्मियम, ओस्मियम इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ठीक है। तो इसमें जो ओस्मियम लिखा हुआ है, ओस्मियम एक मेटल है, क्या है, ओस्मियम एक मेटल है, और बात हो रही है इसका कंपैरिजन बाकी सारे मेटल के साथ हो रहा है। तो एक ग्रुप तो हो गया इधर कि आपने एक मेटल ओस्मियम निकाल लिया और इधर जो रखा वो बाकी मेटल्स को रख दिया। तो आपने क्या काम किया, आपको इनके बीच में कंपेयर करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कंपेयर कर रहे होते हो तो एक सिंगल आइडेंटिटी कंपेयर कर रहे हो इस वाली आइडेंटिटी में, और वैरायटी सारी सेम होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान रखना होता है
कि जैसे मैं मान लो मैं बात कर रहा हूँ ऑस्मियम मेटल की, और ऑस्मियम मेटल इसमें भी प्रेजेंट होता है। जब आप कंपेयर कर रहे होते हो तो एक तो ऑस्मियम मेटल हो गया और ऑस्मियम मेटल इसके अंदर भी है, क्योंकि मेटल की जब बात करते हैं इन जनरल तो मेटल ऑस्मियम भी है, बाकी सारे भी मेटल है। अब जब आप कंपेयर कर रहे होते हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि ऑस्मियम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते वक्त ये वाला जो पार्ट है ना, इसको इससे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जब इसको एक्सक्लूड करना होता है तो आपको क्या करना होता है, टर्म इस्तेमाल करना होता है एनी अदर सेंटेंस के अंदर। एनी अदर का मतलब ये हो गया कि ओस्मियम अब इस ग्रुप में नहीं है, ओस्मियम को हटाना है, ओस्मियम को रिमूव करके फिर आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ओस्मियम इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, इसका मतलब ये हो गया कि ओस्मियम बाकी सारे मेटल से अच्छा है, अब इस ग्रुप के अंदर नहीं है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये अदर लिख के नहीं आता है, ये सेंटेंस ऐसे लिख के आता है ओस्मियम इज हैवियर देन एनी मेटल। इसका मतलब ये हो गया, मैं फिगर बना के समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका देखो मतलब ऐसा हो गया, इसका मतलब ये हो गया, आप ये आपके ऑस्मियम में हो रहा है। अब इसके हैवी होने की बात बता रहे हैं कि बहुत सारे मेटल जो है हैवी है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ऐसे बना दिया, इसके अंदर बहुत सारे मेटल है। अब कंपेयर करते वक्त अगर आप एनी अदर नहीं लगाओगे, एनी लिख दोगे तो एनी का मतलब इसके अंदर भी आ गया, तो इसका कंपैरिजन खुद ही से हो जा रहा है। तो कोई आदमी या कोई चीज अपनी ही वैरायटी से कैसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। भाई ओस्मियम यही है और वो ओस्मियम ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ये कभी अपने से ही ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता, ये बाकियों से अच्छा हो सकता है लेकिन अपने से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। तो इस चीज को ग्रामेटिकली करेक्ट रखने के लिए ये जो एनी है ना, एनी के साथ अदर और इंट्रोड्यूस करना होता है। अब इसमें जो आपको याद रखना है चीज, वो याद रखना है कि जब भी आप कंपेयर करोगे सेम वैरायटी में, जैसे ओस्मियम मेटल है और इसका मेटल के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान रखना होता है कि आपको एनी अदर वाला टर्म मिले। ये तरीका है ध्यान रखने का, एनी अदर वाला टर्म मिले, ये एनी अदर वाला टर्म मिलेगा तो क्वेश्चन करेक्ट होगा, एनी अदर वाला टर्म नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। उसमें ज्यादातर जो एग्जाम में आता है ये एनी लिख के नहीं आता है। इसमें दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आता है, देखो ये जैसे लिखा है ना, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल फाउंड इन द अर्थ। डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल फाउंड इन द अर्थ। अब इसमें क्या होता है कि इसी चक्कर में हम क्या काम करते हैं, यहां पे एनी अदर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एनी अदर लगा देते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो ओस्मियम है ये तो मेटल है, पर जो डायमंड है वो मेटल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डायमंड आपका मेटल नहीं होता है। तो इस चीज में क्या होता है, डायमंड का कंपैरिजन किया जा रहा है, बहुत सारी मेटल्स होती है, ठीक है। डायमंड एक कंपाउंड है, बाकी और मेटल भी महंगी होती है, डायमंड भी कॉस्टली होती है। तो ये बोला जा रहा है कि डायमंड ज्यादा प्रीशियस है बाकी मेटल से। तो यहां पे डायमंड मेटल नहीं है, यहां पे डायमंड मेटल नहीं है, तो यहां पे आपको अदर लगाने की जरूरत नहीं है। अदर आप तभी लगाओगे जब वैरायटी सेम हो। तो डायमंड का कंपैरिजन मेटल से किया जा रहा है कि डायमंड भी प्रीशियस है, बाकी मेटल भी प्रीशियस है, डायमंड ज्यादा प्रीशियस है। तो यहां पे जो कंपैरिजन है वो सेम वैरायटी का नहीं है, लेकिन यहां पे जो कंपैरिजन है वो सेम वैरायटी का है, क्योंकि ओस्मियम जो है क्या है, ओस्मियम आपका एक मेटल है। और बात करूं इसका कंपैरिजन मेटल के साथ हो रहा है। जैसे मैं ओस्मियम की जगह यहां पे दूसरा अगर मैं डाल दूं, अगर मैं दूसरा नाम डाल दूं तो मैं ये डाल सकता हूं आयरन भी डाल सकता हूं। आयरन इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, स्टील इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। तो ऐसे केस में अगर वैरायटी सेम हो तो आपको ध्यान रखना है कि एनी अदर डालोगे, अगर वैरायटी अलग हो, क्योंकि डायमंड मेटल नहीं होता है तो यहां पे आपको एनी अदर नहीं डालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर वैरायटी सेम होगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री में अदर का इस्तेमाल करोगे, और वैरायटी अगर सेम नहीं होगा तो आप सिर्फ एनी का इस्तेमाल करोगे। समझ रहे हैं। अब हम केस नंबर 02 की चर्चा करेंगे। केस नंबर 02 में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ दो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। पहली बात यह है कि एक कंडीशन ये आएगा कि इसके अंदर होता क्या है कि नाउन सिर्फ एक होता है, इसके दो जो है क्वालिटीज को कई बार क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। या तो क्वालिटी 1 को क्वालिटी 2 के साथ कंपेयर करके ये बताया जाता है कि क्वालिटी 1 क्वालिटी 2 से बेहतर है, या फिर ये बताया जाता है इसका रिवर्स साइड, क्वालिटी 2 क्वालिटी 1 से बेहतर है। एक तो ये बात होती है, और दूसरा जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि नाउन आपका एक ही रहता है। एक नाउन को डिफाइन करने के लिए क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2 को दोनों को जोड़ के फिर सेंटेंस के अंदर रखा जाता है। इस वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे क्वालिटी कंपेयर किया जाता है, और इस वाले केस में क्या होता है कि क्वालिटी कंपेयर नहीं किया जाता है, दो क्वालिटी को जोड़ के फिर उसके अंदर सेंटेंस के अंदर इसको रखा जाता है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा जिससे आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। जैसे मैंने लिखा ही इज
वाइजर देन इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब यह है कि भाई वो इंटेलिजेंट भी है, वो वाइज भी है, लेकिन वो इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा वाइज है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास लिख के आता है। इसमें जो एग्जामिनेशन में एरर आता है वो ये एरर आता है कि देखो वाइज का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, जो वाइज का कंपैरेटिव डिग्री बनता है वो बनता है वाइजर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री बनता है वाइजेस्ट। तो अगर किसी का कंपैरेटिव डिग्री ईआर से बनता है तो हम हमेशा ईआर वाला पार्ट ही लगते हैं, जिसका ईआर से नहीं बनता उसका हम मोर लगा के बनाते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये वाला केस है, ये वाला अगर केस है कि हम नाउन एक ले रहे हैं और दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे कोई बंदा है जिसके लिए हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, उस प्रोनाउन की दो क्वालिटी है, एक है वाइज होने की और दूसरा क्या है, दूसरा है इंटेलिजेंट होने की। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा बुद्धिमान है। वो इंटेलिजेंट भी है, वो बुद्धिमान है, लेकिन वो इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा बुद्धिमान है। ऐसे केस में क्या होता है कि जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो हमको ये पता होता है कि हम ईआर और देन का इस्तेमाल करके करते हैं, और ये सेंटेंस उसी स्ट्रक्चर में बनाया गया है। लेकिन ये तब होता है जब आप एक एग्जेक्टिव हो और दो नाउन के बीच में कंपेयर कर रहे होते हो। क्या बात समझो? ये स्ट्रक्चर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका एक एग्जेक्टिव हो, मतलब क्वालिटी एक हो, नाउन 1 हो और नाउन 2 हो, तब हम क्या काम करते हैं, हम ई आर और देन का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं या फिर मोर प्लस देन का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इस वाले केस में जब नाउन आपका एक हो, दो क्वालिटी कंपेयर कर रहे होते हो, तो भले वाइज का वाइजर बनता है, इस वाले केस में आप मोर प्लस देन का इस्तेमाल करके बनाते हो। क्या बनाते हो? मोर प्लस देन का इस्तेमाल करके बनाते हो। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को सही लिखना चाहूं तो यहां पे देखो नाउन या प्रोनाउन एक है, क्वालिटी 1 है और क्वालिटी 2 हो, और इसको आपस में कंपेयर कर रहे हो। तो जब इस तरीके के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हो तो आप बनाते हो क्या हो, आप बनाते हो ही इज मोर वाइज, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, देन इंटेलिजेंट। समझ में आ रही बात कि इसका सेंटेंस फॉर्म करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। वाइज का मोर वाइज नहीं होता है, इन जनरल वाइज का मोर वाइज नहीं होता है, लेकिन नाउन अगर एक हो, दो क्वालिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसे केस में वाइज के साथ हम मोर शब्द का इस्तेमाल करके और देन का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा इसके अंदर जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर ये 1 था जिसकी बात मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 में क्या है कि मान लो एक नाउन के लिए सेंटेंस के अंदर दो एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करके सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। तो अगर दोनों एग्जेक्टिव को आप जोड़ रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो इसकी डिग्री है, जो इसकी डिग्री है, दोनों की जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। दोनों की जो डिग्रियां होनी चाहिए वो सेम डिग्रियां होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से बात ज़्यादा अच्छे से समझोगे आप। गांधी जी वॉज नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स। अब गांधी जी जो है, गांधी जी के विषय में बताया जा रहा है कि वो नोबल थे और वो वाइज थे। इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। क्या किया गया? इन दोनों को एंड से जोड़ा गया। लेकिन इसकी डिग्री अगर देखोगे तो यहाँ है सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब भी आप किसी एक नाउन के लिए उनकी दो क्वालिटी को ऐड करते हो, कंपेयर नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको दोनों की जो डिग्रियां हैं वो सेम रखनी पड़ती है। तो अगर आपने एक सुपरलेटिव डिग्री लिखा है तो दूसरा भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे। तो यहां पे क्या बनाओगे? यहां पे बनाओगे वाइजेस्ट, वाइजेस्ट लिखोगे। गांधी जी वॉज नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि दूसरा एग्जाम्पल जरा देखिएगा, ही वॉज टालर एंड फास्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। तो देखो एक तो आपने ईआर लगाया है और उसके बाद ईएसटी लगा दिया है। तो अगर ईआर से स्टार्ट किया है और एंड लगा के अगर जोड़ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा फैटर, टालर एंड फैटर। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें। नाउन 1 है, अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो भले किसी एग्जेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री ईआर से बनता है, लेकिन ईआर से नहीं बनाओगे। मोर प्लस देन का इस्तेमाल करके, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल करके आप कंपेयर करोगे। नाउन या प्रोनाउन एक हो और उसकी दो क्वालिटी हो, और अगर नाउन या प्रोनाउन जो है एक हो, उसके दो एग्जेक्टिव को ऐड कर रहे हो, तो दोनों की जो डिग्रियां होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो कि एक नाउन स्लैश प्रोनाउन हो, लिख सकते हो यहाँ पे प्रोनाउन, अगर मॉडिफाइड बाई एग्जेक्टिव 1 और कोई कंजंक्शन लगा के अगर आप जोड़ रहे हो एग्जेक्टिव 2 को, तो एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 की जो डिग्रियां होनी चाहिए, ये डिग्री जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। डिग्री कैसी होनी चाहिए? डिग्री सेम होनी चाहिए। तो छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं
जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे वो रूल नंबर के अंदर केस 1 केस 2 था और उसके मल्टीपल ऑप्शंस थे। अब हम केस 2 पढ़ेंगे। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। रूल 02, देखो कई बार क्या है, सेंटेंस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि एक सेंटेंस के अंदर आपको पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव भी मिलता है और कंपैरेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव मिलता है। तो आपको एक बात ये पता है कि सेंटेंस के अंदर जब पॉजिटिव डिग्री देखने को मिले तो आपको ये जानकारी है कि पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में रखते हो या फिर आप सो पॉजिटिव डिग्री और एज रखते हो। और आपको ये पता कंपैरेटिव डिग्री में आप देन का इस्तेमाल करते हो, मोर प्लस देन का इस्तेमाल करते हो या ER प्लस देन का इस्तेमाल करते हो, यही करते हो ना आप, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल करते हो। तो अगर किसी सेंटेंस में दोनों डिग्रियां इस्तेमाल हुआ हो ना तो आप ना करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे, मतलब ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। ये बात कब समझ में आएगी, जब आप एग्जांपल देखोगे। बहुत आसान सी बात है, जैसे रिचा इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर क्लासमेट। ये बोला जा रहा है कि रिचा जो है वो उतनी ही इंटेलिजेंट है अगर ज्यादा, मतलब अगर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है अपने क्लासमेट से तो उसके बराबर इंटेलिजेंट है। तो जब आप ये बताने की कोशिश करते हो कि हम भाई देख तेरे से ज्यादा अच्छे नहीं है पर जितना तू अच्छा है उतना मैं भी अच्छा हूं, तो इसमें दो बातें हो रही है, एक तो कंपेयर भी हो रहा है और एक तो इक्वल भी बताने की कोशिश हो रही है। तो जब दोनों चीजों का इस्तेमाल करना हो तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर अपने प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहां पे जैसे एज इंटेलिजेंट एज रखा हुआ है तो आपको आगे एज लगाना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है ना वो एग्जामिनेशन में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पढ़ने में रिदम में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे रिचा इज एज इंटेलिजेंट कॉमा लगाया, इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर क्लासमेट, तो लगता है कि बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे ही आपको ये दिखाई दे एज, पॉजिटिव डिग्री दिखाई दे और फिर मोर देन दिखाई दे रहा है तो आपको दोनों ऐड करना होता है। उसके बाद दूसरा अगर देखोगे, सी इज एज ब्यूटीफुल इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वो अगर अपनी बहन से ज्यादा अगर सुंदर नहीं है तो उसके बराबर सुंदर है। तो ऐसे केस में आप एज के साथ फिर से ब्यूटीफुल एज लगाओगे। तो ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में आपके अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव मिले और उसके पहले एज लगा हुआ मिले, फिर कंपैरेटिव डिग्री मिले, तो ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री देन के साथ आना चाहिए और पॉजिटिव डिग्री एज या सो एज के बीच में आना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 3 की चर्चा करेंगे। रूल नंबर 3 की चर्चा में आपको एक बात ध्यान रखना है, ये कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड है। कई बार आपको एक सेंटेंस मिलेगा टाइम्स, सेंटेंस में आपको एक वर्ड मिलेगा टाइम्स, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम्स के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो ये तो एक लाइन की चीज है जो आपको एक लाइन में याद रखना है कि अगर आप देख रहे हो और आपको सेंटेंस के अंदर टाइम्स जैसा वर्ड मिल गया और उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव इस्तेमाल है तो आप उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव इस्तेमाल नहीं करते। जैसे माई मोबाइल इज 2 times कॉस्टलियर देन योर्स, मेरा जो मोबाइल है वो तुमसे 2 गुना ज्यादा महंगा है, ये बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो टाइम्स आया हुआ है और साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको जब आप बनाते हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री हटा के पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, माई मोबाइल इज 2 times एज कॉस्टली एज योर्स। समझ में आई बात। आप ER और जो देन यहां पे लगा हुआ है, ऐड किया हुआ है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि टाइम्स के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये बहुत छोटी सी बात है जो एक लाइन में आप याद रख सकते हो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, अदरवाइज बहुत सारी गलतियां होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रूल नंबर 4 को, कई बार आप सेंटेंस के अंदर देखोगे कि 2 कंपैरेटिव डिग्री या 2 सुपरलेटिव डिग्री एक साथ इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको यह पता है कि किसी एग्जेक्टिव का ER लगा के आप उसका कंपैरेटिव बना देते हो, तो आप देखोगे कि मोर भी इसके साथ लगा दिया जाएगा और ER भी लगा दिया जाएगा, मोर भी लगा दिया जाएगा, ER भी लगा दिया जाएगा। तो या तो आप मोर के साथ कंपैरेटिव बनाते हो या तो ER के साथ कंपैरेटिव बनाते हो। तो दोनों के साथ कंपैरेटिव नहीं बनाई जाती है। जब इस तरीके से आप बनाते हो तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। इसी तरीके से आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री होती है, वो पॉजिटिव डिग्री में आप EST जोड़ते हो या फिर मोस्ट जोड़ते हो, ये जोड़ते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आप मोस्ट लगाओगे या तो आप EST लगाओगे। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि किन शब्दों के साथ EST लगाते हो और किन शब्दों के साथ आप मोस्ट लगाते हो। तो ये आपके बचपन में जो आपने ये पढ़ा था ना एग्जेक्टिव का चैप्टर, जिसमें बहुत रट्टा मारा होगा ER EST, शुरुआती दौर में जब हम लोग 7वीं 8वीं 9वीं स्टैंडर्ड में होते तो खूब हमारे जो है टीचर्स पूछते हैं, आप रट रट के जाते हो और फिर होमवर्क दिया जाता है कि कल सुनाओगे। तो उस वक्त
का जो ज्ञान है ना वो यहाँ पे काम आने वाला है, वरना आपको फिर से वापस वो 8वीं स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे शब्दों को याद करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग तैयारी कर रहे हो वो इन सब बातों को जानते हो। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्पेशल ध्यान रखना होता है, क्योंकि जनरल जितने भी शब्द हैं उन सबका ध्यान नहीं रखना होता है। एग्जाम में जो ज़्यादा पूछा जाता है ना उनको आपको ध्यान रखना होता है, और वो प्रैक्टिस करते करते आपको पता भी चल जाता है। फर्स्ट ईयर में अगर आपको पता नहीं हो तो परेशान मत होना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन आता है उनके नोट्स बनाते जाना कि भाई इसका मोर के साथ बनता है, इसका ईएसटी के साथ बनता है, फिर 3-4 बार रिवीजन करना, सही हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इस कंसेप्ट की कि आप पॉजिटिव डिग्री में ER लगा के या तो कंपैरेटिव बनाओगे या तो मोर लगा के बनाओगे, उसी तरह EST लगा के सुपरलेटिव बनाओगे या मोस्ट लगा के बनाओगे। कई बार सेंटेंस ऐसे मिलेगा, जय इज द मोस्ट टालेस्ट मैन ऑफ दिस ऑफिस। अब देखो EST भी लगाए हो और मोस्ट भी लगाए हो, तो मोस्ट हटा दो। अब आपको पता होना चाहिए टाल का टालेस्ट, टालर और टालिस बनता है कि टाल का मोर टाल और मोर टॉलिस, इसमें से क्या हटाना ये भी मैटर करता है ना। आपको पता होना चाहिए कि इसका सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव कैसे बनता है। तो टाल का टालर टालिस बनता है, तो यहाँ मोस्ट आपको हटाना पड़ेगा। ही इज मोर बेटर देन हिज ब्रदर, ही इज मोर बेटर। अब देखो गुड बेटर बेस्ट होता है, ये ऑलरेडी कंपरेटिव डिग्री है। क्या है ये? ऑलरेडी कंपरेटिव डिग्री है। अगर कंपरेटिव डिग्री है ऑलरेडी तो मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है, कई बार सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम करके दे देगा। इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस, मतलब जो जरूरत नहीं है उसको भी सेंटेंस के अंदर डाल दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि 2 कंपैरेटिव 2 सुपरलेटिव डिग्री एक साथ जो है इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर, ये मैं रूल नंबर 5 के अंदर बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो एग्जेक्टिव 1 आया आपके पास किसी सेंटेंस के अंदर और एग्जेक्टिव 2 आया, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जो अपने बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, इसके बाद एक ऐसा प्रीपोजिशन आता है जो फिक्स होता है, और इसके बाद एग्जेक्टिव 2 के बाद भी आता है जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि दोनों अलग अलग एग्जेक्टिव लेते हैं, दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं। मान लो प्रीपोजिशन 1 ये लेता है तो ये प्रीपोजिशन 2 लेगा, प्रीपोजिशन 2 लेगा। तो आपको ध्यान रखना होता है कि अगर सेंटेंस के अंदर ये भी इस्तेमाल हुआ है, ये भी इस्तेमाल हुआ है, तो अगर इसका कोई सुटेबल प्रीपोजिशन है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, इसका कोई सुटेबल प्रीपोजिशन है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। और ये बात आपको एग्जांपल से समझ में आएगी। जैसे हिज शर्ट इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। अब आपको पता है कि जब आप ER का इस्तेमाल करते हो, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो, चीप चीपर चीपेस्ट होता है तो ER के साथ आप देन लगाते हो। लेकिन जैसे मैं बात करूं डिफरेंट की, तो डिफरेंट अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेता है, डिफरेंट अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है फिक्स, वो लेता है फ्रॉम। तो सेंटेंस के अंदर दोनों मेंशन करना पड़ेगा, हिज टी शर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। दूसरा एग्जांपल देखो, दसी एंड, सॉरी मैं दोनों अलग अलग पढ़ रहा हूं, दसी और एंड कई बार होता है। दुष्यंत इज जूनियर एंड, हंसी आ गई मेरे को, दसी एंड एंड पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसा भी होता है, मुझे अपने ऊपर ऐसी आ रही है। दुष्यंत को दसियन एंड, यूपी बोर्ड वालों का इंग्लिश ऐसे ही टूटा हुआ होता है भाई। चलो ठीक है यार, दुष्यंत इज जूनियर एंड यंगर देन आई। अब देखो ER जो है वो अपने साथ देन लेता है, लेकिन जो IOR होता है, IOR अपने साथ 2 लेता है। तो यहाँ पे जूनियर के साथ आपको 2 मेंशन करना पड़ेगा और यंगर के साथ देन अपने आप में करेक्ट है। एक और चीज भी आती है, ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों एग्जेक्टिव सेम प्रीपोजिशन लेते हैं, मतलब अगर लेते हैं तो 2 अलग अलग बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, एक बार मेंशन करने की जरूरत है। जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, मोनी इज यंगर एंड थिनर देन हर ब्रदर। अब देखो ER यहाँ पे भी है, ER यहाँ पे भी है, तो मैथमेटिकल टर्म में समझ लो। देखो होता क्या है कि AC प्लस AD को आप ऐसे लिख सकते हो A, और यहाँ पे कॉमन ले लिया C प्लस D लिख सकते हो, और इसी को ऐसे लिख सकते हो C प्लस D और A। तो यहाँ पे ऐसे समझो, एंगर के साथ देन लगाओ, थिनर के साथ देन लगाओ, दोनों को आपने जोड़ लिया तो देन आप बाद में रख सकते हो। तो अगर एग्जेक्टिव 1 एग्जेक्टिव 2 अगर सेम प्रीपोजिशन लेते होंगे तो सिर्फ एक के बाद मेंशन करना है, तो इतनी बात ध्यान रखना है। तो मैंने पूरा का पूरा रूल नंबर 04 और रूल नंबर 05 में 2 इंपॉर्टेंट बात बताई कि आप डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करोगे, और अगर 2 एग्जेक्टिव इस्तेमाल हुए हों सेंटेंस के अंदर, दोनों डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हों, तो आपको दोनों प्रीपोजिशन मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो एग्जेक्टिव है वो प्रीपोजिशन लेता है। देखो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आपको पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के दौरान बहुत सारे नए शब्द आएंगे, बहुत सारे नए एग्जेक्टिव आएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा, एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा, मैं पढ़ाऊंगा, किताब में पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, तो पता चलता चला जाएगा। उनके नोट्स बनाने होते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो फिर तो दिक्कत है। मतलब ये प्रैक्टिस और ये वर्किंग करनी पड़ती है। ये तो कोर कंसेप्ट है कि 2 एग्जेक्टिव्स अगर डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं तो दोनों को मेंशन करना
करना जरूरी है। अब आपको ये पहचानने आना चाहिए कि इस एग्जेक्टिव के बाद ये प्रीपोजिशन लगता है, तो एक फिक्स प्रीपोजिशन का आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा जाता है। इंग्लिश ग्रामर वॉल्यूम 02 में स्मार्ट बुक के आपको तकरीबन 350 जो है फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाए गए हैं। उनको एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है। तो 350 शब्द जो कॉमन शब्द है, जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में देखोगे तो उनका इस्तेमाल होता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। वो सब अगर आपको पता है तो बात आपकी पूरी तरीके से बन जाएगी। तो ये मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, टू द पॉइंट बता रहा हूँ जो है बातें, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। और अभी भी मुझे वो दुष्यंत अभी मेरे दिमाग से नहीं लग रहा है, दुसी प्लस आंट, ठीक है, संधि विच्छेद कर दिया है। उसके बाद रूल नंबर 6 में चलेंगे। देखो कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जिनके साथ आपको समझना पड़ता है कि उनके साथ हम सुटेबल प्रीपोजिशन लेते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन का एक हिस्सा है जो एग्जेक्टिव के चैप्टर में आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मैं बात करूं कि कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जो IOR से एंड होते हैं। IOR से एंड होने वाले जो एग्जेक्टिव होते हैं वो अपने साथ टू लेते हैं और वो देन नहीं लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में इनके साथ देन लेके आता है और आपको ध्यान रखना होता है कि नहीं आप इनके साथ टू लगाते हो। जैसे ये बड़े रिदम में याद भी हो जाते हैं। मैं इसको ऐसे करता चाहता हूं, जैसे सुपीरियर हो गया, आखिरी में IOR है, इन्फीरियर हो गया, इसमें IOR है, सीनियर हो गया IOR है, जूनियर हो गया IOR है, प्रायर हो गया IOR है, एंटेरियर हो गया IOR है और पोस्टेरियर हो गया वो IOR हो गया। तो जिसके अंत में IOR है ये अपने पास प्रीपोजिशन टू लेते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसमें से कुछ शब्द हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग समझने से ज्यादा आपको ये समझना है बात कि भैया IOR अगर अंत में आता है और अगर हमें प्रीपोजिशन लेना है तो हम देन नहीं लेंगे, टू लेंगे। अब एग्जामिनेशन में मान लो कोई ऐसा IOR लगा हुआ शब्द आ गया जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी, तो वहां मीनिंग पता करने जाओगे? नहीं, मीनिंग पता नहीं करने जाओगे। वहां पे क्या पता करने जाओगे? वहां पे पता करने जाओगे कि IOR के बाद जो प्रीपोजिशन आया है वो कहीं टू के अलावा कुछ और तो नहीं है, टू के अलावा कुछ और है तो गलत है। सिंपल सा फंडा है। तो जब आप ग्रामर पढ़ रहे होते हो और मान लो इस स्लाइड पे है, तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो इस स्लाइड पे आपको क्या सिखाया जा रहा है, इस स्लाइड की क्या रिलेवेंसी है, वो बड़ा मैटर करता है। तो यहां पे जो है आपको IOR सीखना है कि IOR के साथ आप टू लगाते हो। समझ में आई बात? अब इसी तरीके से जैसे एग्जांपल पहले देख लेते हैं। उज्जवल इज सीनियर टू उन्नति, उज्जवल उन्नति से सीनियर है। अब कई बार क्या लिख के आएगा, उज्जवल इज सीनियर देन उन्नति, आपको लगेगा कंपेयर किया जा रहा है। भाई उज्जवल उन्नति से सीनियर है तो यहां पर कंपेयर किया जा रहा है, आपको लगेगा ठीक है, ये पढ़ने में एकदम गलती नहीं आएगी। और अगर ये स्लाइड आपको याद नहीं होगी तो टू लगाओगे नहीं, सेंटेंस यहां पे गलत कर जाओगे, ये है गलत और ये है करेक्ट। इसी तरीके से बात करूं फॉर बेबीज, बेस्ट फीडिंग इज सुपीरियर टू बॉटल फीडिंग। बच्चों के लिए जो बेस्ट फीडिंग होती है वो बॉटल फीडिंग से ज्यादा सुपीरियर है। अब इसी वजह से सुपीरियर के साथ टू लगाया गया है। यहां पे एग्जामिनेशन में लिख के देन भी आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि देन गलत होता है और टू जो है वो करेक्ट होता है। इसके अलावा दो शब्द से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनाया जाता है। एक तो जो एग्जामिनेशन में जाओगे ना, प्रीफर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है और प्रेफरेबल, इनको अलग से जानबूझ के आपको बताया जाता है। प्रीफर अपने साथ टू लेता है और प्रेफरेबल भी अपने साथ टू लेता है। एग्जामिनेशन में इनके साथ जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा देन, ठीक है। जैसे आई प्रीफर रेड वाइन देन वाइट, ये लिख के ऐसे आएगा, रेड वाइन देन वाइट। तो आपको ध्यान रखना होता है कि आई प्रीफर रेड वाइन टू वाइट। अब एक चीज और समझना, जैसे एक जो कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, आई प्रीफर टी देन कॉफी। हम बोलते हैं ना आई प्रीफर टी देन कॉफी, आई प्रीफर टी टू कॉफी। ये पढ़ने में अजीब लगता है पर सही यही होता है, आई प्रीफर टी टू कॉफी होता है, आई प्रीफर टी देन कॉफी नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि प्रीफर और प्रेफरेबल अपने साथ जो लेता है वो क्या लेता है, वो टू लेता है, देन नहीं लेता है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि इनके बाद आप रैदर देन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? आप रैदर देन लगा सकते हो, आप इनके साथ रैदर देन लगा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है, आई प्रीफर हॉट कॉफी रैदर देन कोल्ड कॉफी। तो रैदर देन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप रैदर हटा दिया जाए और लिख दिया जाए देन कोल्ड कॉफी, आई प्रीफर हॉट कॉफी देन कोल्ड कॉफी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तब आपको टू लिखना पड़ेगा। या तो आप रैदर देन लिख सकते हो या तो आप टू लिख सकते हो। सिंपल आप देन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और ये वाली बात ना, तो ऐसे मैं यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम में ना हर साल आता है, ये वाला तो हर ही साल आता है। मतलब आप इसको मान के चलो कि अगर आपके सेट में आए 1 नंबर पक्का, प्रीफर और प्रेफरेबल अपने साथ टू लेते हैं, देन नहीं लेते हैं। और अगर देन लगा हुआ आता है तो आपको समझना है उसके पहले कहीं रैदर तो नहीं लिखा है, तो रैदर देन ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना? और कई बार क्या होता है, मैं बताऊं, अपनी जब तैयारी के दिन में था तो मेरी इंग्लिश खराब थी कि रैदर की जो स्पेलिंग थी ना, RATHER होता है, RATHAR होता है, ये तक भी बहुत कंफ्यूज करता था अपने को। तो जब यूपी बोर्ड के बच्चे होते हो ना तो आपको बहुत परेशानी होती है, आपकी स्पेलिंग खराब होती है, आपके शब्द भंडार कम होते हैं, आपका ग्रामर वीक होता है। लेकिन देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी और टू द पॉइंट मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप
अगर आप वर्किंग कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ग्रामर सीख कर रहे हो, तो टू द पॉइंट जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस स्लाइड पे प्रिफर और प्रेफरेबल का आपका ध्यान रखना, IOR 2 लेता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगले रूल की तरफ चलेंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल है, उसी पे देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं। एनीथिंग वुड बी मोर प्रेफरेबल देन वार, नहीं, प्रेफरेबल जैसे लिखा हुआ था देन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस जो है आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। रूल नंबर 7 की बात करें, ये एक कैटेगरी आती है सुपरफ्लुअस एग्जेक्टिव, सुपरफ्लुअस एग्जेक्टिव। देखो यार, मैं पहले तो कैटेगरी बताऊंगा, मैंने इसको ना आपको समझाने के लिए 3 कैटेगरी बांटी है। एक तो IOR की कैटेगरी बांटी है, ठीक है, एक शेप डिनोट करने वाली जो है एग्जेक्टिव की कैटेगरी बांटी है, और एक ऐसी एग्जेक्टिव की कैटेगरी है जो कंप्लीटनेस बताता है या परफेक्ट स्टेट बताता है। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई चीज सुपीरियर है, तो अब आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, मोर सुपीरियर या मोस्ट सुपीरियर नहीं बना सकते। तो ध्यान रखिएगा कि ये कुछ ऐसे एग्जेक्टिव हैं जो सुपरलेटिव एग्जेक्टिव हैं। सुपरलेटिव एग्जेक्टिव का मतलब हो गया कि इनके साथ मोर और मोस्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोर ना इस्तेमाल कर सकते हो, ना इनके साथ मोस्ट इस्तेमाल करते हो। ये एक ऐसी कैटेगरी है। जैसे मैं बताता हूं, अगर कोई चीज सुपीरियर है तो सुपीरियर है, कोई चीज इंफीरियर है तो इंफीरियर है, ये टॉप लेवल है, ये बॉटम लेवल है, कोई सीनियर है तो सीनियर है। हम कॉलेज में, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो बोलते नहीं है कि अगर हम फर्स्ट ईयर में गए तो सेकंड ईयर वाला सीनियर, थर्ड ईयर वाला सुपर सीनियर और फोर्थ ईयर वाला महा 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 सीनियर। मतलब ये आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। ग्रामर में अगर कोई सीनियर है तो सीनियर का मतलब टॉप लेवल होता है। सुपर सीनियर जैसा जो शब्द बनाया गया है, ये सुपर सीनियर मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड नहीं है। इसका जो है, आप एक बात ऐसे समझिए, इसका ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो ना ही कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो। तो इसी तरह से जूनियर है, प्रायर है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर, ये सब IOR वाले शब्द होते हैं। और इनके साथ अभी मैं बता के आ रहा हूँ, इनके साथ जो आप प्रीपोजिशन लगाते हो वो टू लगाते हो। समझ में आई बात? अब जैसे कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जो शेप डिनोट करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ सर्कुलर है कोई चीज, बात को समझना, ये एक सर्किल है। अब अगर मैं बोलूं मोर सर्कुलर या फिर मोस्ट सर्कुलर, इस बात का क्या मतलब बनता है कि कोई चीज मोर सर्कुलर हो सकता है या कोई चीज मोस्ट सर्कुलर हो सकता है। कोई चीज ना ही मोर सर्कुलर हो सकता है, ना ही कोई चीज मोस्ट सर्कुलर हो सकता है। रीजन जानते हो क्यों? रीजन ये है कि सर्किल है तो सर्किल है। मान लो अगर मैंने ये बोला कि कोई चीज ट्रायंगुलर है, कोई चीज ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर है। अब ट्रायंगल ऐसे हो चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे हो, तो ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर है। अब इसमें मोर मोस्ट ट्रायंगुलर नहीं बना सकते हो। समझ में आई बात? तो ये अपने आप में सुप्रीम होता है, मतलब ये जो शेप होते हैं शेप होता है। अगर कोई चीज इसका स्क्वायर है तो वो स्क्वायर है, कोई चीज अगर रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर है, कोई पिरामिडल शेप में है तो पिरामिडल शेप में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर शेप का डिस्कशन हो रहा हो तो इनके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ और ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे एग्जेक्टिव हैं जो कंप्लीटनेस या परफेक्ट स्टेट शो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं चीफ, मोर चीफ और मोस्ट चीफ इस्तेमाल नहीं। चीफ मतलब चीफ, सुप्रीम है। इंटायर का मतलब पूरा। तो जब हम पूरा एक बार डिस्कस कर चुके हैं तो अब उसके आगे मोर और मोस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। उसी तरीके से अगर कोई चीज कंप्लीट है तो कंप्लीट है, कोई चीज अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट है, परफेक्शन आ गया है। परफेक्शन आने का मतलब वो लास्ट स्टेज है, इसके बाद कोई स्टेज नहीं बनता। तो इनके साथ मोर और मोस्ट लगाना गलत बात है। कोई चीज अगर फाइनल है तो फाइनल तो तभी होता है जब खत्म हो जाता तभी फाइनल बोलते हैं ना। कोई चीज अगर लास्ट है तो लास्ट है। कोई चीज यूनिक है, यूनिक कब बोलते हैं? जो अपने आप में एक टाइप का होता है, उसका दूसरा तीसरा चौथा वर्जन नहीं होता, तभी हम यूनिक जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ मोर और मोस्ट इस्तेमाल नहीं करते। यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल है, इंटरनल है तो इटरनल है, एवरलास्टिंग है तो एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब क्या होता है? सदाबहार होना। एवरलास्टिंग का मतलब होता है सदाबहार होना, सदाबहार होना। कोई चीज आइडियल है तो आइडियल है भैया, वो एक अलग ही सिचुएशन है। ये आइडियल है, वो प्रोटोटाइप है। एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट है, इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है, सुप्रीम है तो सुप्रीम है, फ्री है तो फ्री है। मोर फ्री और मोस्ट फ्री जैसा कोई बात नहीं बनता है। इसी तरीके से अगर कोई चीज वैकेंट है, खाली है, तो फिर खाली है। ये सारे के सारे ऐसे एग्जेक्टिव्स की कैटेगरी आते हैं जो अपने साथ मोर और मोस्ट जैसे शब्द नहीं लेते। और एग्जामिनेशन में इन सभी शब्दों के साथ मोर और मोस्ट रख के सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। और हम इनको याद नहीं करके जाते हैं, हम इनको पढ़ के नहीं जाते हैं और हम एग्जामिनेशन गलत कर देते हैं। जैसे सुपरफ्लुअस की कैटेगरी में एक और चीज़ आती है, जैसे फाइनल, कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा फाइनल ही होता है, इसके साथ फाइनल शब्द लगाना सुपरफ्लुअस होता है। तो ये तो एग्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, फाइनल कंक्लूजन में इस वाले कैटेगरी में नहीं आता है। ये एक स्पेसिफिक ऐसी कैटेगरी है जिसके साथ आपको एग्जामिनेशन में मोर और मोस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा। अब चलो जरा
अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे लिखा है शोभित इज मोर सीनियर टू सैंटी इन दिस कंपनी। भैया शोभित जो है सैंटी से सीनियर है। मोर सीनियर होने का क्या मतलब है? सीनियर है तो सीनियर है, मोर लगाना गलत होता है। दिस इज ए मोर यूनिक बुक। अरे यार ये यूनिक है तो मतलब अपने आप में अलग ही टाइप का है, इसके साथ मोर लगाना गलत है। प्रीपोजिशन इज द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब यार मेजर पार्ट है तो मेजर पार्ट है, मोस्ट लगाने का क्या मतलब होता है? ये द मोस्ट जो लगाया हुआ है, प्रीपोजिशन इज द मेजर पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर लिखोगे, मोस्ट लगाना कोई मतलब रेलेवेंसी नहीं बन रहा है। प्रीपोजिशन इज ए मेजर पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे देखना ये वाला जो पार्ट है ये आपको हटाना पड़ेगा, अंदर करेक्ट सेंटेंस ये है, सेंटेंस सेम ही है। तो अभी देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, जैसे मेजर हो गया, यूनिक हो गया और सीनियर जैसे शब्द हो गए, ये ऐसे शब्दों की कैटेगरी आती है जिन शब्दों की कैटेगरी में आप मोर और मोस्ट लगाते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन शब्दों के साथ आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे वेरियस एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम अगले रूल की तरफ चलेंगे। रूल नंबर 08। रूल नंबर 08 एक बहुत कॉमन रूल है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं, सारे एग्जेक्टिव तो नहीं, कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जिसको आप देखोगे कि इसके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। तो जैसे ही आर्टिकल द का इनके साथ इस्तेमाल करते हो, ये एग्जेक्टिव नहीं रह जाते, ये आपके कॉमन नाउन बन जाते हैं, ये आपके कॉमन नाउन बन जाते हैं। और किस तरीके का कॉमन नाउन बनते हैं? ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। कॉमन नाउन भी आपका काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है जिसका सिंगुलर और प्लूरल वर्जन बनता है। लेकिन जब आप एग्जेक्टिव, कुछ एग्जेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, रिच। रिच आपका क्या है? एक एग्जेक्टिव है, अमीरी। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे द रिच, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरा का पूरा अमीर लोग। इसका मतलब हो गया अमीर लोग, अमीर लोग। अगर मैं बोलूं द पुअर, अगर मैं बोलूं द पुअर, तो इसका मतलब पुअर का मतलब गरीब, पुअर का मतलब गरीबी, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग, गरीब लोग। ये पूरी की पूरी जात को, गरीब जात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? कॉमन नाउन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, लेकिन अगर जैसे मैं लिखूं द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदारी। ठीक है, और जैसे ही मैं द ऑनेस्ट लिखता हूं इसका मतलब होता है ईमानदार लोग, ईमानदार लोग। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जेक्टिव हैं जिनके पहले आर्टिकल द लगा के उनको प्लूरल कॉमन नाउन में कन्वर्ट किया जाता है। और सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना होता है कि आपको एग्जेक्टिव की जरूरत है या फिर आपको नाउन की जरूरत है। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, नीडी जो जरूरतमंद है, एज्ड जिनकी एज हो गई है, ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब जो अंधे हैं, डेड मर गए हैं जो, मीक, मीक का मतलब होता है कि जिनके पास बुद्धि थोड़ी कम होती है, विक्ट जो दुष्ट होते हैं। अगर ये बगैर आर्टिकल द के है तो ये एग्जेक्टिव है, लेकिन जैसे ही आप इनके साथ आर्टिकल द जोड़ देते हो इसका मतलब होता है अमीर लोग, गरीब लोग, नीडी लोग, उम्रदराज लोग, ब्लाइंड लोग, डेड लोग, मीक मतलब बेवकूफ लोग, और विक्ट मतलब हरामी लोग। समझ रहे हैं ना? तो अब देखो सेंटेंस में कैसे आता है, द रिच शुड हेल्प द पुअर। जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। द एज्ड आर नॉट लाइक्ड बाई देयर चिल्ड्रन, द एज्ड आर नॉट लाइक बाई चिल्ड्रन, इसका मतलब बूढ़े लोग अपने बच्चों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते। एग्जामिनेशन में सेंटेंस कुछ इस तरीके से आएगा, द रिच शुड हेल्प पुअर। ये सेंटेंस ऐसे लिख के आ जाएगा तो इसका ये मतलब है कि सेंस तो आपको निकल के आ जाएगा, ये डबल ओ आर है, सेंस तो निकल के आ जाएगा कि अमीरों को गरीबों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, द रिच शुड हेल्प, या एल मिसिंग है क्या, द रिच शुड हेल्प पुअर, इसका मतलब ये हो गया कि अमीरों को गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पुअर को कॉमन नाउन बनाने के लिए आर्टिकल द डालना पड़ेगा जो कि सेंटेंस में है। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखना है कि अगर एग्जेक्टिव, अगर कुछ ऐसे एग्जेक्टिव हैं जिनके पहले आर्टिकल द लगाते हो तो प्लूरल कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। द एज्ड आर नॉट लाइक बाई देयर चिल्ड्रन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द ओल्ड आर नॉट लाइक्ड बाई देयर चिल्ड्रंस। अब मैं डियर चिल्ड्रंस बोल रहा था, फिर मुझे याद आया कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता। तो कई बार ऐसे आपको पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ ऐसे एरर होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है। तो बात समझ में आई मेरी कि आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर कुछ आपके एग्जेक्टिव उनके पहले आर्टिकल द अगर आप लगाते हो, तो आर्टिकल द अगर लगाते हो तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो उस हिसाब से सेंटेंस के अंदर आपको उनको फ्रेम करके रखना रहता है। अगला जो रूल है, रूल नंबर 9, ये बहुत छोटा सा रूल है लेकिन एग्जामिनेशन में इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
जैसे आपको ये 3 कुछ शब्द देखने को मिलेगा, एक होता है ऑल और मैं साथ में लगाता हूँ बोथ, क्योंकि ये दोनों साथ में समझना है आपको। और दूसरा जो शब्द है वो है होल, WHOLE, होल। अब इन दोनों के साथ ना एक आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, और पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। अब पजेसिव एग्जेक्टिव तो जुबान पे आपके रट जानी चाहिए, पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है कि अगर हम ऑल और बोथ का सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं और इसके बाद अगर आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है, तो हम ऑल और बोथ के बाद में करते हैं। क्या काम करते हैं? इसका हम प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हम प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। लेकिन जबकि होल के साथ हम एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है कि होल के साथ हम क्या काम करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है कि हम इसके साथ ऑल या फिर पजेसिव एग्जेक्टिव को पी एग्जेक्टिव लिख देते हैं, इसके पहले लगाया जाता है। जबकि ऑल और बोथ के केस में आर्टिकल द और पजेसिव जो एग्जेक्टिव होता है ये बाद में लगाया जाता है। बहुत छोटा सा रूल है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑल द एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट इन द ऑफिस, तो ऑल द एम्प्लॉय लिख लो, या फिर इसकी जगह मतलब ऑल माई एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट इन द ऑफिस लिखो। तो द या फिर माई, द काटना नहीं है, /माई। तो द का इस्तेमाल करना हो या माई का इस्तेमाल करना हो, आप दोनों केस में क्या करोगे, आप ऑल के साथ जो लगाओगे वो लगाओगे बाद में। जैसे बोथ द गर्ल्स है, या फिर इसके साथ बोथ माई गर्ल्स लिख सकते हो, पजेसिव एग्जेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हो। बोथ माई गर्ल, बोथ आवर गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करना है तो ऑल और बात के बाद में करोगे। जबकि अगर मैं बात करूं होल के केस में, जैसे दे रैन द होल डिस्टेंस, होल के पहले आप द लगाओगे। ही स्पेंट द होल मंथ कैनवॉसिंग फॉर माई ओट्स, तो इस केस में भी द पहले लगा है, इस केस में भी द पहले लगा है, तो होल के द पहले द हमेशा लगना है। जैसे मैं ये बोलूं माई होल वर्क, माई होल वर्क, मेरा पूरा काम, पजेसिव एग्जेक्टिव आगे लगा रहे हो। अगर मैं यही बोलूं ऑल माई वर्क, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ऑल द वर्क। समझ में आ रही बात कि होल के पहले और ऑल और बोथ के पहले, अब यहां पे ऑल की जगह /बोथ भी लिख सकते हो सेंटेंस अगर इससे फ्रेम कर रहे हो तो। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, एग्जामिनेशन में इसका स्ट्रक्चर उलट के आ जाता है। जैसे ऑल द एम्प्लॉय नो वेयर दे आर, ऑल द एम्प्लॉय आई नो वर दे आर, दे रैन द होल डिस्टेंस, ही स्पेंट द होल मंथ कैनवासिंग फॉर वोट्स। कैनवास का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना, समझ रहे ना। और इसमें जो है $S आता है। एक कैनवास वो होता है जो आप छप्पर बनाते हो रहने के लिए, एक कैनवास होता है जब नेता लोग घूम घूम के जो है वोट मांगते हैं, तो नेता लोगों के घूम घूम के वोट मांगने को कैनवासिंग बोलते हैं। इसमें $S आता है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे $S है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है, वोकैब जब पढ़ रहे होगे तो आपको कैनवास और कैनवास में फ़र्क बता जाएगा, एक $S और दूसरे में $S। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। सो आई थिंक कि ऑल और बोथ और होल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा सा रूल था, एक के पहले और दूसरे के बाद में इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 010 की। रूल नंबर 010 जो है वो एग्जेक्टिव और आने वाला चैप्टर जो एडवर्ब है उससे रिलेटेड है। अब मैं एक आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर हम मेन कंसेप्ट पे समझ में आएंगे। जैसे एग्जेक्टिव का चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ गए हो, तो एग्जेक्टिव जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है नाउन या प्रोनाउन के लिए, इनको मॉडिफाई करने के लिए। एग्जेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन का मॉडिफायर होता है, या यूं कह लो जो एग्जेक्टिव होता है नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देता है। क्या देता है? डिस्क्रिप्शन देता है। डिस्क्रिप्शन को DS से लिख देते हैं। अब इसके बाद जो आप अगला चैप्टर पढ़ोगे जिसमें आप चर्चा करने वाले हो एडवर्ब की, जो एडवर्ब की चर्चा करने वाले हो, एडवर्ब का जो चैप्टर है वहां पे आप समझोगे कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब का जो काम होता है, ये काम करता है एज ए मॉडिफायर। ये मॉडिफायर काम करता है किसके लिए? सबसे पहले तो जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के लिए। दूसरा इस्तेमाल किया जाता है एग्जेक्टिव के लिए, कि अगर एग्जेक्टिव के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देना हो तो आप एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ब के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देना हो तो आप एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा एडवर्ब अगर हो, एडवर्ब के विषय में अगर इंफॉर्मेशन देना हो तो भी आप एडवर्ब का इस्तेमाल करते हो। अब होता क्या है कि जो जनरल रूल है, जनरल रूल ये है कि जो वर्ब आपकी होती है वो वर्ब जो होती है मॉडिफाई करती है एडवर्ब्स को। क्या करती है? जो वर्ब्स होती है इसको मॉडिफाई क्या करता है? वर्ब्स को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करता है, उनको मॉडिफाई करता है एग्जेक्टिव। उन वर्ब्स की कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी।
बात समझ में आई? वर्ब्स को मॉडिफाई करने का काम जो है वो है एडवर्ब का, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स की कैटेगरी आती है जिसको मॉडिफाई जो करता है वो क्या करता है, वो एग्जेक्टिव करता है। अब एक कंसेप्ट आपने बहुत पहले समझा था, क्या कि आपको एक बार पता होता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आप लिंकिंग वर्ब लगाते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि है का एक मीनिंग आती है, और इसके बाद आप लगाते हो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन रख सकते हो डायरेक्टली, या प्रोनाउन रख सकते हो, या फिर इसकी जगह एग्जेक्टिव भी रख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। इसमें क्या है, वह है, लेकिन वह क्या है, वो ईमानदार है। ये जो ऑनेस्ट है ये क्या है, ये आपका एग्जेक्टिव है, और ये क्या काम कर रहा है, ये इज को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। वैसे जो एडवर्ब पढ़ोगे, एडवर्ब पता चलेगा कि वर्ब्स को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब करता है, लेकिन इस केस में देखोगे कि ये जो वर्ब है इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है एग्जेक्टिव। समझ में आई बात? तो ये इसी पे बेस कंसेप्ट है। ज्यादातर जो ये वाली कैटेगरी आती है वो ये वाली जो लाइन लिखी गई है इसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आती है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब डालते हैं, लिंकिंग वर्ब डालते हैं, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे एग्जेक्टिव रखना होता है, एडवर्ब नहीं रखना होता। अब इन वर्ब की कैटेगरी आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ सेंसेशन ऐसी एक कैटेगरी है। वर्ब ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है कि एक ऐसे वर्ब्स जो हमें सेंसेस को महसूस कराते हैं। सेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज को छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, और उससे उसका हमें सेंस लगता हो, और इस तरीके के वर्ब्स बनते हैं जो इस प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे सभी वर्ब को वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं। अब समझिएगा, मैं पहले वर्ब ऑफ सेंसेशन बताऊंगा ताकि आपको यहीं याद हो जाए, क्योंकि इसको रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले बात करूं, जैसे वर्ब ऑफ सेंसेशन होता है, किसी चीज का सेंस कैसे लेते हो, देखते हो तो उससे पता चलता है, सूंघते हो तो पता चलता है, टेस्ट लेते हो तो पता चलता है, सुनते हो तो पता चलता है। तो ऐसे वर्ब जो हमारी आंखों से रिलेटेड है, ऐसे वर्ब जो हमारी नाक से रिलेटेड है, ऐसे वर्ब जो हमारे मुंह से रिलेटेड है, ऐसे वर्ब जो हमारे कान से रिलेटेड है, वो सारे के सारे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि हम किसी चीज की फीलिंग कैसे, सेंस कैसे ले पाते हैं, या तो आंख से देख के ले पाते हैं, जीभ पे लगा के ले पाते हैं, सूंघ के ले पाते हैं, सुन के लेके पाते हैं। तो इन चीजों से रिलेटेड जितने भी वर्ब होते हैं वो सब वर्ब ऑफ सेंसेशन की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे वर्ब ऑफ सेंसेशन एग्जेक्टिव लेते हैं अपने साथ, एडवर्ब नहीं लेते। जैसे मैं बोलूं सीम, सीम का मतलब होता है कोई चीज दिखाई देना, लुक का मतलब दिखाई देना, अपीयर का मतलब दिखाई देना, फील का मतलब आप टच कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप टच कर रहे हो, टच करके भी आप वो करते हो, टेस्ट कर रहे हो, जीभ पे डल रहा है उसका भी टेस्ट आ रहा है आपको, साउंड सुनाई दे रहा है, स्मेल सूंघ रहे हो, तो सब कुछ कवर हो गया। तो जब भी आपके सेंसेस से रिलेटेड कोई वर्ब आता है, जब भी आपके सेंसेस से रिलेटेड कोई वर्ब आता है तो उसको बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। ये अपने बाद क्या लेते हैं? ये लेते हैं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव इनको मॉडिफाई करता है। इतनी छोटी सी बात आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे? सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, इतना तो आपको याद रखना है। मान लो कोई वर्ब ऐसा आ गया जिससे आपको पता चल पा रहा है कि वो वर्ब ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमारे सेंस में जा रही है बात, चाहे हमें दिखाई दे रही हो, चाहे हमें सुनाई दे रही हो, चाहे हम सूंघ पा रहे हो, चाहे हम टेस्ट कर पा रहे हो, चाहे हम टच कर पा रहे हो, तो उससे हमें उसका सेंस मिल पा रहा है। ऐसे सेंस को रिप्रेजेंट करने वाले सारे वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं, हमेशा अपने बात एग्जेक्टिव लेते हैं। और कुछ वर्ब्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ जनरल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बी, तो कई बार हम बी लिख के चले आते हैं तो आप बी समझते हैं उसको। बी वर्ब बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज, वर, और बी, बीन और बीइंग। ये जब हम वर्ब बी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। इसके अलावा कुछ और वर्ब है जो आपको अब रटना पड़ेगा। बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव। ये बहुत रट्टा मारना होता है। बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव, और ये रटना ही पड़ेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये सारी के सारी जो कैटेगरी आती है अपने बात क्या लेती है? एग्जेक्टिव लेती है। अब मैं आपके सामने जो है कुछ सेंटेंसेस रखता हूं, इस सेंटेंसेस को देखो और महसूस करो। जैसे मैं बोला ही फील्स बैड या फिर बैडली, क्या होना चाहिए? बैड होना चाहिए या बैडली होना चाहिए? तो आपको पहले बात पता होना चाहिए कि बैड एग्जेक्टिव है और बैडली क्या है। सबसे पहले तो यही बात पता होना चाहिए। ये शब्द देख के आपको पता होना चाहिए कि एग्जेक्टिव और एडवर्ब, ये है आपका एडवर्ब। अब पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपका कोई नाउन हो, नाउन में ly जोड़ते हो तो एग्जेक्टिव बनता है, एग्जेक्टिव में ly जोड़ते हो तो आपका जो बनता है वो बनता है एडवर्ब। क्या बनता है? एडवर्ब। इस बात को आपको खास करके ध्यान देना है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर चर्चा करूँ तो बैड आपको पता है, गुड जो है एग्जेक्टिव होता है, बैड जो है, और
एग्जेक्टिव होता है। तो बैड अगर आपको पहले से पता है एग्जेक्टिव है, तो इसमें अगर आपने ly जोड़ा तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अब जब फील देख रहे हो तो फील देख के आपको क्या पता चल रहा है, फील देख के आपको एक बात ये पता चल रही है कि ये हमारा वर्ब ऑफ सेंसेशन है। फील क्या है आपका, फील आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन है। वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या लेता है, एग्जेक्टिव लेता है, एडवर्ब नहीं लेता है, सिंपल सा फंडा। द सूप स्मेल डिलीशियसली या फिर डिलीशियस। अब मैं बात करूं डिलीशियस जो होता है जायकेदार, ये आपका एग्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव में आपने ly जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया, ये बन गया एडवर्ब, एडवर्ब बन गया है। अब देखो जो स्मेल होता है, सूंघ रहे हो, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, इसका मतलब है एडवर्ब नहीं लेगा, क्या लेगा, एग्जेक्टिव लेगा। अब इसके बाद अगर बात करूं व्हेन ही हियर्ड, अब हियर कर रहे हो, सुन रहे हो, अगर सुन रहे हो इसका मतलब है कान की बात आ गई, सेंस की बात हो गई। व्हेन ही हियर्ड द न्यूज ही बिकम सैड या सैडली, हियर कान की बात आ गई। दूसरी बात यह है कि बिकम यहाँ पे जो है वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि इस वाली कैटेगरी में आता है, बी बिकम टर्न गेट ग्रो। अब ही बिकम वो क्या हो गया, वो सैड हो गया, सैडली हो गया। तो सैड जो है ये आपका एग्जेक्टिव है और सैडली जो है वो है एडवर्ब, और जो लोगे वो एग्जेक्टिव ना कि एडवर्ब। इन कैटेगरी में अगर वर्ब फॉल करता है तो एडवर्ब नहीं लोगे, लोगे एग्जेक्टिव। इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस राम्स हाउस लुक्ड क्विक या फिर क्विकली। देखो बिकम, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव एंड लुक। लुक मतलब दिखाई देता है, सेंस तो मिल पा रहा है ना कि कैसा होगा, तो लुक आपका क्या हो गया, लुक आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गया। तो ऐसे केस में क्विक होना चाहिए या क्विकली होना चाहिए, तो यहां पे क्विक होना चाहिए, क्विकली नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, इस बात को आपको धरना। अब ये जो है बगैर रटे हुए तो आपकी बात बनेगी नहीं। सेंटेंस में मान लो 3-4 एग्जाम्पल है, 3-4 एग्जाम्पल तो याद रह जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी वर्ब आपके एग्जाम में रख के पूछा जा सकता है। ज्यादातर जो आपका आता है वो लिंकिंग वर्ब लिख के आता है, और ये वाला वर्ब ऑफ सेंसेशन सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ ऐसे वर्ब्स की कैटेगरी है जिनको हम वर्ब ऑफ सेंसेशन में डालते हैं, वर्ब इन जनरल जानते हैं और लिंकिंग वर्ब डालते हैं। और लिंकिंग वर्ब की जो कैटेगरी है जैसे बी बिकम टर्न गेट ग्रो कीप मेक प्रूव, ये सारे के सारे क्या है, ये है आपके लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। और लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो भैया आप उसके बाद नाउन प्रोनाउन या फिर एग्जेक्टिव लगा सकते हो। तो सीधे सीधे ये वर्ब्स अपने बाद क्या लेते हैं, ये वर्ब्स अपने बाद एग्जेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब नहीं लेते। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। थोड़ा सा और चलते हैं, और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा एग्जेक्टिव में। एक जो चीज हम नाउन के चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि नाउन किस तरीके से मॉडिफायर की तरह काम करता है, तो उसका जो है लेक्चर नंबर आपको पता है कि नाउन का लेक्चर नंबर 05 में हमने यही बताया था कि नाउन कब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में रोल प्ले करता है, बहुत गहरा डिस्कशन किया। तो रिवीजन के लिए आप वापस जाके एक वो वाला पार्ट देख सकते हो, क्योंकि उसके एप्लीकेशन या उसके क्वेश्चन एग्जेक्टिव के चैप्टर में भी मिलेंगे। तो एक बार उसको रिवीजन कर लोगे तो इसके PYQ सॉल्व करने में आपको ज्यादा मदद मिलेगी। एंड द लास्ट रूल जो एग्जेक्टिव का है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो ये पढ़ना पड़ेगा कि सपोज करो कि किसी सेंटेंस में एक नाउन आ गया, इस नाउन के पहले आपके पास एग्जेक्टिव 1, एग्जेक्टिव 2, एग्जेक्टिव 3, 4 या डैश डैश कई टाइप के एग्जेक्टिव लगा के फिर नाउन को मॉडिफाई कराया जाए। और ये एग्जेक्टिव सब अपने आप में अलग अलग तरीके के हैं। मतलब ये कुछ एग्जेक्टिव अलग प्रेजेंट कर रहा है, ये अलग प्रेजेंट कर रहा है, ये अलग प्रेजेंट कर रहा है। तो किस ऑर्डर में एग्जेक्टिव को रखे जाना है, ये रूल उस पर बेस्ड है। प्रोनाउन में भी जब आप पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे थे तो ऑर्डर पता करना होता था कि अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ में आ गए जो है पर्सनल प्रोनाउन, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। इसी तरीके से अगर डिफरेंट टाइप के एग्जेक्टिव्स एक साथ एक नाउन के लिए लगाए जाएं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ओशास्कैम। इस ऑर्डर में आपको एग्जेक्टिव लेना पड़ेगा और आपको पहचानने भी आना चाहिए कि भैया कौन सा एग्जेक्टिव कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे मैं बात करूं, कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जो ओपिनियन रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जो साइज रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जो एज रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वो साइज रिप्रेजेंट करेगा तो आपको दिख जाएगा, जब वो एज रिप्रेजेंट करेगा तो आपको दिख जाएगा, जब वो शेप रिप्रेजेंट करेगा तो आपको दिख जाएगा, जब वो कलर रिप्रेजेंट करेगा तो भी दिख जाएगा। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, जैसे मान लो मैं किसी को बोलूं कि वो इंडियन है, अमेरिकन है, तो ये उसकी ओरिजिन हो गई ना। अगर वो मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिख जाएगा। बात करते हैं जब पर्पस रिप्रेजेंट करेगा या फिर ओपिनियन रिप्रेजेंट करेगा, तब हो गया आप कंफ्यूज। एक क्लास में रखा जा रहा है, एक पहले रखा जा रहा है, एक पर्पस की बात होती है और एक ओपिनियन की बात होती है, और ये आएगा आपको प्रैक्टिस से, ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। देखो ये देखो कंफ्यूजन का पॉइंट है, मैं स्टार मार्क लगा देता हूं कि ये आपका कंफ्यूजन का पॉइंट है, ये वाला और ये, बाकी सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। और जो उनका ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर ओसास्कैम के हिसाब से होना चाहिए, OSAS, ठीक है, OSASCOMP, ओसास्कॉम, ओसास्कॉम के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल है ताकि आप इसको टेस्ट कर लो कि अगर कुछ आता है तो कैसे आता है। जैसे लिखा है ही हैज बॉट ए लेदर ब्लैक जैकेट, उसने खरीदा, लेदर का है, ब्लैक है, जैकेट है। लेदर क्या है, ये है मटेरियल, ब्लैक क्या है, ये है कलर। अब अगर मैं बात करूं मटेरियल और कलर में क्या आना चाहिए, अब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि कलर पहले आना चाहिए, मटेरियल बाद में, लेकिन क्या ये सीक्वेंस सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है।
ही हैज बॉट ए ब्लैक लेदर जैकेट, क्या होना चाहिए? ए ब्लैक लेदर जैकेट होना चाहिए, तो ब्लैक पहले आना चाहिए, लेदर बाद में आना चाहिए। ही हैज बॉट ए लेदर ब्लैक जैकेट करेक्ट ऑर्डर नहीं है, ही हैज बॉट ए ब्लैक लेदर जैकेट। समझ में आई बात? इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको करेक्ट करना होगा। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या हो गया? ब्लैक लेदर जैकेट। आप क्या करोगे? ब्लैक लेदर जैकेट, ये करेक्ट ऑर्डर होगा। नीचे देखिए, ही हैज बॉट ए ब्लैक लेदर जैकेट, ये करेक्ट वर्जन है। आई वॉन्ट एन अमेजिंग ग्रीन सिल्क ड्रेस, आई वॉन्ट एन अमेजिंग ग्रीन सिल्क ड्रेस। सिल्क क्या है? मटेरियल है। ग्रीन क्या है? आपका कलर है। अमेजिंग, अब डाउट आएगा कि अमेजिंग क्या है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसमें, या आप ओपिनियन दे रहे हो, या पर्पज बता रहे हो, या फिर इसमें कुछ और पार्ट है, ओरिजिन बता रहे हो, एज बता रहे हो, साइज बता रहे हो यार। अब ये जो है ना, ये एक ऐसा है जो आपको दिमाग पे फर्स्ट क्रिएट करेगा। कर रहा है ना? सोच के देखो कि आप अमेजिंग को कहां पे डालोगे। आई वॉन्ट एन अमेजिंग ग्रीन सिल्क ड्रेस। पहले तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये कई बार क्या होता है कि मान लो 3 है तो आपके पास ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि अगर करेक्ट करना होगा तो एक और चीज़ है जो आप करेक्ट कर सकते हो और पहचान भी सकते हो। सी एम में अगर हम बात करें तो सी पहले आता है, एम बाद में आता है, मतलब ये सही है, ये सही है। अब क्या ये साइज है? साइज नहीं है। क्या ये एज है? एज नहीं है। क्या ये शेप बता रहा है? नहीं बता रहा है। क्या ये कलर बता रहा है? कलर तो आपने मटेरियल देख लिया। क्या ओरिजिन बता रहा है? नहीं बता रहा है। अब ये पर्पज बता रहा है? नहीं, पर्पज नहीं बता रहा है, इसमें कोई पर्पज नहीं है। अमेजिंग है, ये आपका ओपिनियन है। क्या है? ये आपका ओपिनियन है। अगर आप किसी को ये बोल रहे हो बहुत अमेजिंग है, तो आपका ओपिनियन है ना, दूसरे के लिए वो अमेजिंग नहीं हो सकता है। तो दिस इज द ओपिनियन पार्ट, तो वो हमेशा पहले आना चाहिए। तो ये ऑर्डर आपको करेक्ट ऑर्डर चेक करना होगा, सेंटेंस करेक्ट अपने आप में। अगर नीचे मैं बात करूं, कुछ और एग्जांपल है जिनकी चर्चा करते हैं। ही इज लुकिंग फॉर ए स्टाइलिश ब्लैक लेदर। देखो अभी ऊपर है ब्लैक लेदर की बात करें तो लेदर जो है आपकी मटेरियल है और ब्लैक जो है आपका कलर है, तो सी पहले आया, एम बाद में आया है। स्टाइलिश है, ये आपका ओपिनियन है, ये पर्पज नहीं है, ये ओपिनियन है। कोई चीज स्टाइलिश है, कोई चीज अमेजिंग है, ये आपका क्या है? ये आपका ओपिनियन है। तो ओ सी एम ऑर्डर करेक्ट है। इंडियन आर्मी हैज किल्ड ए 30 ईयर ओल्ड ब्लैक पाकिस्तानी टेररिस्ट। अब यहां पे ओल्ड जो बता रहा है वो बता रहा है एज, ब्लैक जो है वो बता रहा है कलर, पाकिस्तानी जो है वो है ओरिजिन बता रहा है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में फिट करके देखोगे तो अगर मैं बात करूं एज की, एज पहले आना चाहिए, आया है। ओरिजिन उसके बाद में आना चाहिए, फिर कलर आना चाहिए, फिर ओरिजिन आना चाहिए, बिल्कुल सही। एज, कलर एंड ओरिजिन, ऑर्डर जो है करेक्ट है। ये कोई भी आपके एग्जाम में, जैसे मैं बोलूं इंडियन आर्मी हैज किल्ड ए 30 ईयर पाकिस्तानी ओल्ड ब्लैक टेररिस्ट, तो गलत हो जाएगा। तो ये ऑर्डर के हिसाब से आपको लगाना होता है कि अगर एक नाउन है, उस नाउन के पहले कई सारे एडजेक्टिव्स आपको अगर सीक्वेंस में रखने हैं तो जो आप रखते हो वो रखते हो आप ओसॉस कैम्प के हिसाब से। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ओसॉस कैम्प का फुल फॉर्मूला है ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पज। अब एक चीज आपको ये समझना होगा कि ये जो है ना इतनी जल्दी याद नहीं होता, इस पर मतलब प्रैक्टिस करनी होती है। और ओसॉस कैम्प का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला रटना इतना आसान नहीं होता। इसमें आपको समझना होगा यहाँ पे कि ये है ओपिनियन, ये है साइज, ये है एज और ये है शेप। इसी तरीके से सी कलर, ओ ओरिजिन, एम मटेरियल, पी पर्पज। एक चीज जो आप याद रख सकते हो जो आपको फर्स्ट क्रिएट करेगा ओपिनियन एंड पर्पज में, ओपिनियन एंड पर्पज में ये थोड़ा फर्स्ट क्रिएट करेगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कोई चीज स्टाइलिश है या आपका ओपिनियन है, कोई चीज अमेजिंग है, ये आपका ओपिनियन है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो पहचानने आना चाहिए। इस पे बेस्ड 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एग्जेक्टिव के चैप्टर में अब ये जो है आपका पूरा का पूरा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे PYQ और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो होप कि अगला लेक्चर ज्वाइन करने से पहले पूरा का पूरा एग्जेक्टिव अच्छी तरीके से आप रिवाइज करके उसमें आइए। और अगला लेक्चर देखने से पहले मेक श्योर आप खुद से एक बार अच्छी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि डिस्कशन में आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए।